यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल लैटिस, यानी यहाँ हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस सॉलिड का। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स के अरेंजमेंट के अनुसार से सॉलिड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। अगर कंस्टिट्यूएंट्स एक डिफिनिट पैटर्न और अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं तो क्रिस्टलाइन, और अगर उनमें कोई डिफिनिट पैटर्न या अरेंजमेंट नहीं हो तो उन्हें एमॉर्फस कहा जाता है। अब इस चैप्टर में पूरे में हम लोग को क्रिस्टलाइन पढ़ना है। क्रिस्टलाइन यहाँ पे कहा गया है क्रिस्टल लैटिस, यानी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेते हैं तो उसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट का, उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जहाँ जहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो उसका लैटिस साइट कहा जाता है, और इसी लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट के अनुसार से बाकी के क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, उसके अनुसार से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लिया कि ये एक क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स का। आइए, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस, ये पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब कराए कि इस पूरे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का वो छोटा सा पार्ट, जैसे इस वाले पार्ट को आप बाहर निकाल लो, यहाँ बाहर निकाल लिए, और फिर जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इन्हें कहा जाता है यूनिट सेल। एकदम ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। ये यूनिट सेल, यानी पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, एंड द पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which repetition can make the complete crystal lattice is called unit cell। जैसे अगर ईंट का एक ढेर रखा हुआ है, ट्रक या ट्रैक्टर से उतर करके बना, तो पूरा जो अरेंजमेंट है उसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाएगा, और वो जो पूरा ढेर बना हुआ है उसमें हर एक ईंट जो है यूनिट सेल कहा जाएगा। जैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ एक दिखाया है कि बर्ड्स का झुंड जा रहा है उड़ते हुए, तो अगर उस बर्ड्स के झुंड को हम लोग क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक वर्ड जो है, हर एक बर्ड जो है वो उसके यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट सेल एक छोटा सा यूनिट हो गया, जिसको रिपीट करेंगे तो उसके रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, और वो क्रिस्टल लैटिस पूरे कंप्लीट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहा जाता है। ठीक है, लिखिए, लिखवा देते हैं। अभी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का डेफिनेशन हम लोग पढ़े। अब यूनिट सेल क्यूबिक हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। अब ये किस नेचर का होगा वो 6 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ये 6 पैरामीटर्स कहने का मतलब क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एक यूनिट सेल हो गया, किसी भी पॉइंट को आप लेकर के चलो, मान लें कि इस पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, तो इस पॉइंट से रिलेटेड देखो 3 साइड्स हैं। इस एक साइड्स को ए मान लिए, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया। अब क्यूब के केस में याद करो, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इनके बीच का एंगल, ये एंगल को अगर अल्फा मान लिए, ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया, बीटा, और ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया, गामा। अल्फा, बीटा, गामा ये सभी 90 डिग्री के बराबर में है, तब इन्हें कहा जाता है क्यूबिक। इस तरह से जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ज्योमेट्री तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में वो 7 अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। आगे डायग्राम भी बताएंगे, वहां पर बात करेंगे। फिर कहता है कि किसी भी क्यूब में कंस्टिट्यूएंट्स, किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। ये कंस्टिट्यूएंट रह सकता है फेस सेंटर पर। ये फेस सेंटर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इसका पूरा कवर हो गया, इस फेस का सेंटर कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल मिडिल में। दूसरा आ जाएगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, जैसे अगर कोई आप बॉक्स ले रहे हैं तो उस बॉक्स के अंदर में अगर आप डाल दिए हैं कोई कंस्टिट्यूएंट्स को तो आ जाएगा बॉडी सेंटर में। फिर हो जाएगा कॉर्नर, और फिर एक और पोजीशन बनता है जिन्हें कहा जाता है एज सेंटर।
इन सब जगह पर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं यूनिट सेल का, इसलिए इन्हें हम लोग लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, लैटिस पॉइंट। तो आप भी एक रफ डायग्राम बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखो यूनिट सेल समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे पास में ये बॉक्स दिखा, आप लोग को भी दिख रहा होगा। इसको आप इमेजिन करो कि एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब ये यूनिट सेल क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो आगे बात करेंगे। हम इसके लैटिस साइट के बारे में बताना चाह रहे थे कि कंस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। देखो कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हो सकता है। तो अभी जो हम लोग पोजीशन लिखे थे कि कंस्टिट्यूएंट्स का, ये इतना फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, कॉर्नर और एज सेंटर, वो हम दिखाना चाह रहे थे। तो बताओ तो ये यूनिट सेल का कौन सा पोजीशन कहा जाएगा? कॉर्नर। ये भी क्या होगा? कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर। आप बता सकते हो इस ज्योमेट्री में टोटल कितने कॉर्नर होंगे? इनका देखो 1 2 3 4, फिर इस तरह पे 5 6 7 8 कॉर्नर हो गया। ये पूरा फेस है। अगर इसके पूरे पार्ट को हम अगर फेस कंसीडर करें तो यहाँ जो आपको जियो लेटर दिखाई दे रहा है, ये इसके फेस के सेंटर में आ गया। तो अगर कोई कंस्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है तो इसे फेस सेंटर कहा जाएगा। बता सकते हो इसके कितने फेस सेंटर हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। तो कॉर्नर क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पर है। ये फेस सेंटर क्लियर हो गया। बॉडी सेंटर इस बॉक्स को खोल करके उसके अंदर में डाल दी। इस यानी बॉक्स के अंदर का जो एरिया होगा उसको हम लोग बॉडी सेंटर कहेंगे, इनसाइड द बॉडी। और बॉडी सेंटर का नंबर सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा अगर खाली है तो इसका सेंटर जो इसके बीच में आएगा वो सिर्फ एक ही पोजीशन बनेगा। तो फेस सेंटर का नंबर 6 था, कॉर्नर का नंबर 8 था। अब इसके बाद बॉडी सेंटर का नंबर 1 हो गया। एज सेंटर, ये देखो ये एज हो गया, ये पूरा का पूरा। तो इसका यहाँ का ये पार्ट जो है वो एज सेंटर होगा। बता सकते हैं इसमें टोटल कितने एज होंगे? 12। तो एज सेंटर कितना हो जाएगा? 12। तो यूनिट सेल में जनरली हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो 8 कॉर्नर्स, 6 फेस, 1 बॉडी सेंटर और 12 एज सेंटर होता है। और उसमें भी अब कौन कौन एग्जिस्ट करता है वो आगे आएगा 5 मिनट के बाद में। अब यहां पर इस जगह पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल को कहा जाता है जहां कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पर, कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं, ना तो फेस पर, ना तो बॉडी पर और ना ही एज पर। तब उन्हें कहा जाएगा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है। वहीं सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है अगर कंस्टिट्यूएंट्स कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हैं। इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट corner as well as at other lattice side then it is called centered unit cell। अब अदर में कहां कहां पे? कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी हो तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा अगर फेस पर हो तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और कॉर्नर के अलावा किसी 2 अल्टरनेट फेसेस पर हो, अपोजिट फेसेस पर हो, तब उन्हें कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आया? सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? लिखिए, पहले इसको लिखवा देते हैं। अब देखो यहां अभी लिखवा चुके हैं आपको शॉर्ट में। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 6 पैरामीटर्स। कौन कौन पैरामीटर हो गया? 3 साइड्स यानी ए बी सी एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर पॉसिबल एंड दीज आर, इनका नाम पड़ा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 अलग अलग तरह का ज्योमेट्री पॉसिबल है जहां सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोग को 7 नहीं पढ़ना है, सिर्फ किसके बारे में बात करना है? क्यूबिक के बारे में जानना है अभी, लेकिन इसके बाद में सिर्फ क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक यानी कि क्यूब कहते किसे हैं? अंडर 10th क्लास का भी ज्योमेट्री याद करो, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर में होता है, उसे हम लोग क्यूबिक कहते हैं। तो वहां पर क्यूबिक यूनिट सेल में आ जाएगा। इसके अलावा बाकी का ये 2 होता है, यहाँ पे लिखे भी हैं। Among these 7 types of unit cell, the most common is cubic unit cell in which all sides are equal as well as all angles are equal and of 90 degree. The cubic unit cell shows 3 different types of primitive, body centered and face centered.
अब देखो इन सब के साथ में क्या लगा देना है, क्यूबिक वर्ड लगा देना है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो क्यूबिक के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड है तो क्या कहा जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री पॉसिबल हैं वो देखो यहाँ पर है। 7 टाइप्स कौन कौन हो सकता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। देखो यहाँ दिया हुआ है कब कब हो सकता है। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब उन्हें क्या कहा गया, क्यूबिक। अगर a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि 2 साइड्स बराबर है लेकिन अगर तीसरा बराबर नहीं है, एंगल सब बराबर है, तब उन्हें कहा जाएगा टेट्रागोनल। ऑर्थोरॉम्बल, ए बी और सी ये तीनों बराबर नहीं है लेकिन अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री है। जरा इन तीनों में से ये यूनिट सेल का भी एक ज्योमेट्री है, जरा ध्यान से देख करके बताओ तो ये क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा या ऑर्थोरॉम्बिक होगा। देख लो, इसका पहले ऐसे करो, तीनों साइड्स बराबर है क्या, तीनों इक्वल, तीनों अलग अलग है या कोई कॉमन भी है, तीनों अलग अलग है, ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है। तो देखो तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन सारा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब इन्हें क्या कहा गया, ऑर्थोरॉम्बिक। तो इस तरह से कोई भी शेप अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कौन से शेप को एक्वायर कर रहा है। हमें यहाँ पे जनरली कंसिडर करना है कौन सा, क्यूबिक। अब 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यूबिक में देखो ये सिर्फ 3 पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में सिर्फ 2 ही पॉसिबल है जो एग्जिस्ट करता है। हाइपोथेटिकली तो आप सब में जो 4 डाल सकते हैं, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और इंड सेंटर्ड भी, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अनुसार से क्यूबिक में सिर्फ ये 3 होता है, टेट्रागोनल में सिर्फ 2 होता है, ऑर्थोरॉम्बिक में देखो 4 होता है, हेक्सागोनल में सिर्फ 1 होता है, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ 1 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 और 1। तो देखो तो कितना तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, 14। यानी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री पॉसिबल है, और इस ज्योमेट्री में 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इन्हीं 14 को 14 ब्रेवियस लैटिसेस कहा जाता है। वो यहाँ देखो लिखे हैं हम लोग, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 6 पैरामीटर्स देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल एंड दीज आर कॉल्ड 14 ब्रेवियस लैटिसेस। और एनसीईआरटी में देखोगे तो उनका ज्योमेट्री भी दिया हुआ है कि रोम्बोहेड्रल कैसे दिखेगा, ट्राइक्लिनिक कैसे दिखेगा, मोनोक्लिनिक कैसे दिखेगा। वो रटने का जरूरत नहीं है, वो याद रखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए वो था, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किए। हम लोग को मेन मतलब रखना है क्यूबिक से। तो क्यूबिक किसे कहा जाएगा, जहाँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जरूरत पड़ेगा तो वहाँ से आप नोट करोगे, नोट में 1 2। अब देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक दिख रहा है, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, और ये हम लोग को देखना है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट दिख रहा है आपको एक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लिखवा देंगे। पहले यहाँ देखो, यहाँ इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज पैकिंग है, यानी कि जितना क्लोजली पैक्ड हो सकता है उतना उसको रखना है। ये देखो ये क्लोजली पैक्ड है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करते हैं। ये 1 डायमेंशन में हुआ, और इस कंडीशन में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 आता है। एक नया डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था, और वहां पर था कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ कितना बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो, वैसे ही यहां पर भी है। किसी एक एटम को जितने दूसरे एटम सराउंड कर रहे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे यहां मेरी तरफ ध्यान से देखो, ये स्टाइलस है और इसको हम इस तरीके से उंगली से पकड़ के रखते हैं। आप बता सकते हो इस स्टाइलस को मेरा कितना फिंगर टच कर रहा है, कितना टच कर रहा है, 5।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 5 हो गया। यानी किसी एटम को जितने दूसरे एटम सराउंड कर रहे होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड अ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो अब जरा आप सोच के बताओ कि अगर इसके बारे में हम पूछें कि बताओ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बोला बताओ कितना बताओगे? तो ही टच कर रहा है, सोया हुआ है जी तुम लोग, ठीक है। यहां पर कितने टच कर रहे हैं? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो सारे एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 2 है, लेकिन अगर टर्मिनल वाले का पूछा जाए यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या बताओगे? 1। तो एक्सेप्ट टर्मिनल एटम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ द एटम्स इन लीनियर अरेंजमेंट इज 2, वहां पर 2 होता है। फिर दूसरा अरेंजमेंट होता है 2 डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी कि जहां लेंथ भी हो और विड्थ भी हो। वैसे कंडीशन में देखो क्या अरेंजमेंट आ सकता है, ये एक अरेंजमेंट आ गया। अब दूसरा इसके डिप्रेशन में डालते हैं या फिर तीसरा यहां पे डालते हैं इसके डिप्रेशन में, फिर चौथा यहां डिप्रेशन में डालते हैं। एक ये अरेंजमेंट हो सकता है, और 2 डायमेंशन में एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है, एक एटम के ऊपर में दूसरा एटम्स डालेंगे, दूसरे लेयर के ऊपर में तीसरा लेयर डालेंगे, तीसरे लेयर के ऊपर में चौथा लेयर ऑफ एटम्स डालेंगे। एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल हुआ। ये दोनों का दोनों 2 डायमेंशन में है। अगर इसमें देखेंगे कोई भी एटम्स को ले लो, मान ली कि इसको सेंट्रल एटम को लेकर के चल रहे हैं, तो इसको एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। इनके सेंटर को मिलाओ तो क्या बन गया? स्क्वायर। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं। उसी तरह से यहां अगर देखेंगे हम लोग, तो देखो तो इसको कौन कौन टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। इन सब को अगर मिलाएंगे कैसा दिख रहा है? तो इसे कहा जाता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। अब जरा सा कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी जो समझा रहे थे आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो बता सकते हो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना होगा? 6, क्योंकि कोई भी एटम को ले लो, इसको भी ले लो तो इसको टच कर रहा है 6। और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4। ये जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो यहां पर इस तरीके से अरेंज करते हैं गोटी को, ऐसे ही करते हैं ना डिप्रेशन में। और ये आपका जो लीनियर अरेंजमेंट हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर कहा जाए कि अगर क्लोजली पैक्ड कौन ज्यादा नजदीक में है, कहां कम खाली स्पेस बचा हुआ है, तो बताओ तो हेक्सागोनल ज्यादा क्लोजली पैक्ड है या स्क्वायर ग्लोन? हेक्सागोनल। यहां ज्यादा से ज्यादा जगह को ऑक्युपाई कर लिया गया, जबकि यहां पर स्पेस क्या है? ज्यादा दिख रहा है। तो जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। तो ये कौन सा डायमेंशन में था? 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर। 2 डायमेंशन में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। इफ द सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द सेकेंड लेयर एंड सो ऑन, देन वी गेट अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। और अगर सेकेंड लेयर को डाल दिया गया फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, थर्ड लेयर को डाल दिया गया सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में, तब उस कंडीशन में बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आ गया। अब 2 डायमेंशन के बाद में आता है नंबर किसका? 3 डायमेंशन का। अब चूंकि 2 डायमेंशन में आपके पास में 2 अरेंजमेंट है, तो उसी से लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये 3 डायमेंशन बोर्ड पे प्लॉट करना डिफिकल्ट है मेरे लिए। यहां करा क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, कहां से? फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ऐसे समझो, ये एक लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर में दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। अब इसको ऐसे रख दिए, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को फिर इसके ऊपर में डाल दिए, फिर इसके ऊपर में डाल दिए।
अब ये और ये दोनों बिल्कुल, ये फिंगर और ये फिंगर दोनों एक ही प्लेन में है। तो प्लेन को अगर हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी क्या कहा जाएगा, ए। और इस तरीके से यहां जो अरेंजमेंट आता है उस अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। इन्हें कहा जाता है ए डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट। और ये फाइनली फॉर्मेशन कर लेता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। अब जरा कोऑर्डिनेशन नंबर गेस करो, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इससे हम लोग बढ़ रहे हैं, इससे तो ये एक लेयर बना, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब इसके ऊपर में दूसरा लेयर डाल दिए यहां, और इसके ऊपर में तीसरा लेयर। तो देखो पहले तो बेस पर 4 टच कर रहा था, तो एक ऊपर से जो एटम आएगा वो 5 और एक जो नीचे से आएगा वो कितना हो गया, 6। यानी कि इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आ जाएगा 6। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक और अरेंजमेंट फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। अब यहां कहता है कि जो हेक्सागोनल बना है, अब उसके डिप्रेशन में देखो, ये एटम के ऊपर था और ये पार्ट जो धंसा हुआ इसको क्या कहा जाएगा, डिप्रेशन। तो सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स को डिप्रेशन में डालेंगे तो सेकेंड लेयर पर 2 तरह का वॉइड मिलेगा। एक वॉइड मिलता है टेट्राहेड्रल, और दूसरा वॉइड कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर तीसरा लेयर ऑफ एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पर आप डालोगे तो आपको मिलेगा ए बी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डालेंगे तो चौथा लेयर आइडेंटिकल होता है, तो इसलिए ए बी सी डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट। देखो यहां और यहां ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है। तो देखो तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, यानी फर्स्ट लेयर किसके आइडेंटिकल हो गया, फोर्थ का। तो उसको हम लोग ए बी सी टाइप अरेंजमेंट करते हैं। इससे बनता है आपका सीसीपी अरेंजमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जबकि इस जगह पर जो फॉर्मेशन होता है उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और दोनों कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहां भी 12 आएगा, क्योंकि बेस पर तो ऑलरेडी 6 हो चुका है। अब उसके डिप्रेशन में जब डालोगे तुम, जैसे यहां इसके स्ट्रक्चर को देखो, यहां पर ये ऑलरेडी 6 है, अब इसके डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो जैसे ही डिप्रेशन में डालेंगे तो एक एटम यहां आ जाएगा, एक यहां कवर करेगा इसी के बराबर का, दूसरा एटम यहां कवर करेगा, तीसरा एटम यहां कवर करेगा। ये कवर कर लिया, ठीक है। तो 3 ऊपर से और फिर 3 कहां से आ जाएगा, नीचे से। तो 6 बेस पर था, 3 ऊपर से और 3 नीचे से, तो 6 3 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो टोटल 12 बनेगा ये यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू। अब इस पार्ट को लिखवा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।